बच्चों तो अपन पीरियोडिक टेबल और ब्लॉक केमिस्ट्री की अगर बात करें ना, तो अपने पास फंडा क्या क्या था, देखो जरा क्विकली अपन रिवाइज करते हैं। पीरियोडिक टेबल में अपने को क्या क्या रिवाइज करना है, क्या क्या याद करना है कि यहाँ पर आपके पास 7 रोज है, बरोबर है, 7 रोज। बट इसमें एमसीक्यू में आपको क्या पूछता है वो कि 7th रो कैसा है, आप मुझे बताओ 7th रो कैसा है, इनकम्प्लीट रो है। 7th रो कैसा है आपका, इनकम्प्लीट रो है ना, पीरियोडिक टेबल का 7th रो इज इनकम्प्लीट। देन यू हैव 18 कॉलम्स। अच्छा, इन 7 रोज को आप क्या बोलते हो, किस नाम से जानते हो? यू कॉल देम द पीरियड्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। और इन कॉलम्स को आप किस नाम से जानते हो? यू कॉल देम द ग्रुप्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना। पर ये पीरियड्स और ग्रुप्स की अगर हम बात करते हैं तो इज दैट इनफ फॉर द अरेंजमेंट, टू अंडरस्टैंड द अरेंजमेंट? नो, वी हैव टू अंडरस्टैंड द अरेंजमेंट इनटू वेरियस ब्लॉक्स, है ना। वेरियस ब्लॉक्स में हम लोग उनके अरेंजमेंट समझना जरूरी है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है आपके ब्लॉक केमिस्ट्री में। जो सबसे बेसिक चीज है कि आपको डिफाइन कैसे करना है कि कौन सा एलिमेंट कौन से ब्लॉक को बिलोंग करता है, राइट। अगर मैं एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की बात करूं, ये जो एस पी डी एफ ब्लॉक है बच्चों, याद रखना, ये एस पी डी एफ क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये एक्चुअली सब शेल को रिप्रेजेंट करते हैं ना। एस पी डी एफ जो है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? सब शेल को रिप्रेजेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, ये आपको कई बार एमसीक्यू में पूछी जाती है। एसपीडीएफ है ना, और इसके नाम भी है ना, शार्प, प्रिंसिपल, डेफिनेट, ऐसे अलग अलग। ये एसपीडीएफ ऐसे रैंडम नहीं है, इनके नाम भी होते हैं। ये आपकी बुक्स में जनरली दिए हुए नहीं मिलेंगे आपको, बट एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि हर शेल की जब मैं बात करूं तो उसके अंदर क्या होता है, सब शेल होता है। तो ये एसपीडीएफ क्या रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? सब शेल रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो अपने पास फंडा ये है ना कि शेल होता है, शेल के अंदर सब शेल होता है, और सब शेल के अंदर क्या होता है बता सकते हो? सब शेल के अंदर क्या होता है? सब शेल के अंदर होता है ऑर्बिटल। और बच्चे कंफ्यूज कहां होते हैं? आप लोग कंफ्यूज कहां हो जाते हो? शेल का ही दूसरा नाम ऑर्बिट है। शेल का दूसरा नाम क्या है? ऑर्बिट। तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल में फर्क है ना। ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस होता है ना। शेल को हम लोग एनर्जी लेवल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल, ऑर्बिट, शेल, ये सब एक ही चीज है। और सब शेल अलग होता है, उसके अंदर छोटा, और ऑर्बिटल अलग होता है, उसके अंदर और छोटा। अच्छा, और एक चीज, जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है एन, वो यहां आ जाता है, इसको रिप्रेजेंट करता है। जो आपका अजीमुथल क्वांटम नंबर है वो सब शेल को रिप्रेजेंट करता है ना। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से पता चलते हैं, ठीक है। अगर ये क्वांटम नंबर आपको अभी क्लियर नहीं है तो डोंट वरी, मैं आपको इसको डिटेल में करवाऊंगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में करेंगे अपन इसको और डेप्थ में एकदम, बट बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। ऑर्बिट, सबशेल, शेल, सबशेल, ऑर्बिटल। तो ये जो एसपीडीएफ है क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्लियर हो गया, सबशेल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, एस ब्लॉक का एलिमेंट कौन सा होगा जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन, क्या लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स एस सब शेल? लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स एस सब, कॉमन सेंस। जिसका आखिरी इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में जाए वो एस ब्लॉक का, तो जिसका आखिरी इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में जाए वो पी ब्लॉक का एलिमेंट, जिसका आखिरी इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में जाए वो डी ब्लॉक का एलिमेंट। ऑफ कोर्स, हाँ कि ना? ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को, है ना। तो आपको ये समझना, देखो ऐसे मैं इसको ऐसे यहाँ पे लिख दूं, और मैं सिर्फ ये बदल दूं, है ना। क्या हुआ? यहाँ पे पी सब शेल, यहाँ पे डी सब शेल, यहाँ पे एफ सब शेल, ठीक है। आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे स्क्रॉल करके रखा है आपके लिए। तो एस पी डी एफ सब शेल। पर क्या ये इतना डेफिनेशन इनफ है? नहीं, देयर इज वन मोर स्मॉल पॉइंट। सब शेल ऑफ, अच्छा, सब शेल बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर शेल, बोलो हाँ कि ना। सब शेल एक्चुअली, सब शेल खुद एग्जिस्ट करता है? नहीं, वो एक शेल का हिस्सा है ना।
तो यहां पर मुझे बताना आप, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स एस सब शेल ऑफ विच शेल? हाँ, ऑफ अल्टीमेट शेल। अल्टीमेट इस शब्द का अर्थ क्या है? लास्ट। अल्टीमेट का मतलब अल्टीमेट है ना, एकदम सारी कोई चीज एकदम अल्टीमेट है, मतलब अरे सर क्या अल्टीमेट पढ़ा दिए, मतलब इससे ऊपर नहीं, वैसे वाला अल्टीमेट शेल। तो वैसे ही ये अल्टीमेट यानी कि आखिरी, वैलेंस जिसको आप कहते हो, केमिस्ट्री में आप इसको वैलेंस कहते हो, इंग्लिश में आप इसको लास्ट या अल्टीमेट भी कह सकते हो। ठीक है, करेक्ट। तो एस क्या? एस सब शेल ऑफ अल्टीमेट। पी ब्लॉक का होगा तो क्या बोलेंगे? पी सब शेल ऑफ अगेन अल्टीमेट, यानी कि आखिरी, लास्ट शेल। डी में इज इट लास्ट? नो, इट इज सेकेंड लास्ट, मतलब लास्ट से एक पहले, तो उसको हम कहते हैं बच्चों पेनल्टीमेट। क्या कहते हैं? जिसको आप लोग बचपन से सेकेंड लास्ट या सेकेंड टू लास्ट ऐसे पढ़ते आए हो इंग्लिश में, है कि नहीं? पेनल्टीमेट। और एफ में क्या होता है बताओ? एफ में होता है उसके भी एक पहले, मतलब आखिरी वाला अगर एन है तो पेनल्टीमेट कौन सा होगा? n माइनस वन होगा ना। सपोज एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास 6 शेल है टोटल, ध्यान से सुनना। एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास टोटल क्या है? 6 शेल है, मतलब n की वैल्यू कितनी है? 6। तो मैं बोल रहा हूं सेकेंड लास्ट क्या हो जाएगा? n माइनस वन, है ना, 5। समझ में आ रहा है ये? और थर्ड लास्ट, जिसको आप थर्ड लास्ट बोलना एक्चुअली गलत होता है इंग्लिश में, बट अपन बोलते हैं समझने के लिए, है ना। तो एफ में कहां जाता है? ये n माइनस टू में जाता है, यानी कि सेकेंड लास्ट के भी एक पहले। लास्ट वाले में कहां जा रहा है? एस और पी में। सेकेंड लास्ट वाले में कहां जा रहा है? डी में। और थर्ड लास्ट वाले में कहां जा रहा है? एफ में। क्या ये क्लियर है? हाँ जी, हाँ, उस पर मैं आऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, प्री पेनल्टीमेट और यू कैन से थर्ड लास्ट शेल। अच्छा सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है, आखिरी में क्यों नहीं जाता ये? सही सवाल है आपका कि भैया लास्ट वाले में क्यों नहीं जा रहा, ये यहाँ पे क्यों जा रहा है, सेकेंड लास्ट में क्यों जा रहा है, थर्ड लास्ट में क्यों जा रहा है? ये तो वैलिड क्वेश्चन है। ओके, one thing before I move to that explanation, here I will say ns आखिरी के s में, here I will say np आखिरी वाले के p में, here I will say n minus 1d सेकेंड लास्ट वाले के d में, and here I will say n minus 2f। इतना क्लियर है सबको? इसमें कोई डाउट है? अब सवाल यह आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको उसके लिए ऑफ बो प्रिंसिपल पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? क्या पता होना चाहिए? ऑफ बो प्रिंसिपल। व्हाट डज ऑफ बो मीन? ओके, पहले ये समझना बच्चों, ऑफ बो किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं था। बहुत सारे टीचर ऐसे हो सकता है आपको बोल दिए हो स्कूल वूल में कभी ऐसे कहीं पे कि हाँ ऑफ बो तो साइंटिस्ट का नाम है। एक्चुअली ऑफ बो comes from the German word which means off bow, यानी कि to build up, ऐसा है ये off bow, to build up, किसी चीज को build up करना। build up करना मतलब छोटे से बड़े पे जाना। बहुत ही आसान, अगर आप आपको इसका मतलब पता है ना तो बहुत ही इजी है। इसका मतलब क्या होता है? बिल्ड अप प्रिंसिपल। हाँ, बहुत इजी। अभी बिल्डअप ऑफ व्हाट? सवाल ये कि बिल्डअप, ठीक है, किस चीज का बिल्डअप? बिल्डअप ऑफ एनर्जी। फंडा ये है कि यहां पर बिल्डअप ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब थोड़ा सा इसका प्रिंसिपल जरा समझते हैं एसपीडीएफ का, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये जो ब्लॉक्स हैं एसपीडीएफ बोल दिया सर ने, पर एस का अल्टीमेट, पी का अल्टीमेट, डी का पेनल्टीमेट क्यों, एफ का प्री पेनल्टीमेट क्यों, ये समझ में आएगा। बहुत अच्छा है, देखना। ये ऑफ-बो प्रिंसिपल बोलता है कि जब हम लोग शेल्स को एनर्जी लेवल के हिसाब से लगाते हैं, क्या बोला उसने? जब हम लोग शेल्स को
एनर्जी लेवल्स के हिसाब से लगाते हैं तो उनके सारे सब शेल्स की सेम एनर्जी नहीं होती. टू अंडरस्टैंड दिस यू नीड टू गो लिटिल मोर इनटू द बेसिक्स ऑफ नोइंग कि कौन से शेल के पास कितने सब शेल होते हैं. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, आपको समझ में आएगा. मैं आपको कहूं फर्स्ट शेल, कौन सा? फर्स्ट शेल, ठीक है. तो फर्स्ट शेल के पास सिर्फ एस सब शेल होता है. क्या याद करेंगे बच्चों? फर्स्ट शेल के पास सिर्फ एस सब शेल होता है, ऐसे याद करेंगे आप. सेकेंड शेल के पास एस और पी दोनों होता है, सो 2s 2p. थर्ड शेल के पास एस भी होता है, पी भी होता है और डी भी होता है. क्या बात समझ में आ रही है आप लोग को? बहुत बेसिक जा रहा हूं मैं. एस पी डी एफ ये 4 पॉसिबिलिटी है. पहले शेल में सिर्फ एस सब शेल होता है, ये समझा? सेकेंड शेल में एस और पी सब शेल होता है. थर्ड शेल में एस पी डी होता है. तो चौथे में क्या होगा? लॉजिकली सोचो. 4s 4p 4d और 4f होगा. करेक्ट. अब बच्चे क्या करते हैं? सर बोलते हैं सर पांचवे में 5 होंगे क्या? नहीं, एस पी डी एफ 4 ही है हमारे पास. पहले वाले में एस, दूसरे में एस पी, तीसरे में एस पी डी, चौथे में एस पी डी एफ और उसके बाद फर्दर वाले में सब में एस पी डी एफ रहेगा. वंस यू हैव रीच्ड एस पी डी एफ देन यू विल कंटिन्यू विद दैट. आई होप ये अरेंजमेंट सबको बहुत इजीली समझ में आ गई बच्चों, है ना? 6 का P, फिर 6 का D, फिर 6 का F, फिर 7 का S, 7 का P, 7 का D वगैरह, ऐसे करना है. तो यहां पर एक मिनट, लेट मी जस्ट रिड्यूस द साइज ऑफ दिस सो दैट यू कैन सी इट एट वन फ्रेम. अब ऑफबो प्रिंसिपल क्या बोला उसने? उस ऑफबो मतलब एज आई सेड ऑफबो वाज नॉट अ पर्सन. ऑफबो प्रिंसिपल में देयर वर मेनी साइंटिस्ट हु हैड कंट्रीब्यूटेड. ओके, आपके जितने भी पीरियोडिक टेबल के साइंटिस्ट आपको पता है ना, मोस्टली, बोर, ये सब अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए थे, सबको पता ही है ना? सबने अपना अपना डिस्क्रिप्शन दिया था एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए, पीरियोडिक टेबल के लिए वगैरह. तो बहुत सारे साइंटिस्ट का मिला जुला जो नॉलेज है वो ऑफबो प्रिंसिपल में अप्लाई किया गया. तो यहां पर उन्होंने ये बोला कि आप ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, लॉजिक के हिसाब से आप ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि 1s लोएस्ट एनर्जी वाला होगा, सबसे कम एनर्जी वाला होगा. जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे एनर्जी बढ़ेगी. ये सिंपल लॉजिक है. बोलो हाँ कि ना? मैंने ये जो आपको सामने बना के दिया है बच्चों, आप सब देख सकते हो अपने स्क्रीन पे, आप लोगों को दिख रहा है ना? 1s से लेके मैं ऊपर तक गया, तो मैंने क्या किया? लोएस्ट से हाईएस्ट आपको एनर्जी लेवल्स बना के दिए. आप बोलोगे ठीक है, और लॉजिक के हिसाब से अगर आपको दिमाग में आएगा तो आप बोलोगे हाँ सर, मेरे को ऐसा लगता है कि अच्छा जैसे नीचे से ऊपर जा रहे हैं एनर्जी बढ़ती होगी. तो एनर्जी बढ़ेगी, सही बात है, यू आर करेक्ट. बट जो आपको ऑर्डर एक्सपेक्टेड है ना, वो नहीं है. यही है वो प्रिंसिपल कि ऑर्डर में थोड़े से एक्सेप्शंस हैं. वो ऑर्डर के एक्सेप्शन से हमें वो प्रिंसिपल भी समझ में आएगा और हमें वो ब्लॉक के डेफिनेशंस भी समझ में आएंगे. ठीक है, बहुत प्यारा है, देखना ध्यान से, मस्त मजा आएगा. अब मेरा लॉजिक ये बोलता है कि अच्छा 1s से थोड़ी ज्यादा एनर्जी 2s में होगी. वैसे ये क्या है? 1s 2s ये क्या है? ये सब शेल्स है. पहले ही क्लियर कर दिया ना. एसपीडीएफ क्या रिप्रेजेंट करता है? सब शेल रिप्रेजेंट करता है. मैं क्या ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं? सब शेल की एनर्जी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं. हाँ, ये कंपेयर कर रहा हूं. तो मेरा लॉजिक ये बोलता है अच्छा 1s से थोड़ी ज्यादा एनर्जी 2s की होनी चाहिए. 2s के बाद 2p आता है तो उसकी होनी चाहिए. फिर उसके बाद 3s आता है तो उसकी होनी चाहिए. फिर उसके बाद 3p आता है, फिर उसके बाद 3d आता है, फिर उसके बाद 4s आता है. तो मेरा लॉजिक बोलता है जैसे जैसे मैं लिखते जाऊंगा वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी. ऐसा लॉजिक होता है. पर when studies were conducted with respect to understanding कि कौन से सब शेल में कितनी एनर्जी है, what they found was that there are certain exceptions.
What are these exceptions? The most important exception was they found that 3D and 4s, ध्यान से सुनना, that 3D and 4s, पहले कौन सा आया? तो आप बोलोगे पहले हमने 3D लिखा, बाद में हमने 4s लिखा, है ना? But they found that 4s has lower energy than 3D. ध्यान से देखना, क्या मिला उनको? 4s की एनर्जी जो मिली वो 3D से भी कम मिली बच्चों। बात समझ में आ रही है आपको? तो जब इलेक्ट्रॉन को फिल करने की बारी आई, जब इलेक्ट्रॉन को भरने का टाइम आया कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त, तो इलेक्ट्रॉन ने कहां जाना पसंद किया? लोअर वाले में कि हायर वाले में? आप बताओ, आप इलेक्ट्रॉन हो, आप कहां जाना पसंद करोगे, लोअर में कि हायर में? ऑफ कोर्स लोअर में, क्योंकि लोअर की एनर्जी कम એટલે स्टेबिलिटी વધારે, मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा, है कि नहीं? जिसकी एनर्जी लो होगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। जिस दिन आपकी एनर्जी लो होती है आप चुपचाप एक कोने में बैठे रहते हो ना, उछल कूद थोड़ी मचाते हो। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन है, उसको एनर्जी अगर कम मिल रही है तो उसको प्रेफर्ड है। तो उसको जब ये पाथवे मिलेगा कि अच्छा मैं 1s से 2s में जाऊंगा, ओके, 2s से 2p में जाऊंगा, ओके, 2p से 3s में जाऊंगा, फाइन, 3s से 3p में जाऊंगा, 3p के बाद मैं 4s में जाऊंगा, मैं 3D में नहीं जाने वाला, आई विल स्किप 3D। दैट इज द पॉइंट। सो जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखते हो तब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन वो 4s में जाता है, 3D को स्किप कर देता है, तो 4s भरने के बाद 3D भरता है, 4s भरने के बाद 3D भरता है। अब इसको एक और एग्जांपल लेके समझते हैं, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है? फिर आपको ये सॉल्व करने में 2 सेकंड लगेंगे, कोई भी क्वेश्चन। सपोज मेरे पास स्कैंडियम है नंबर 21, स्कैंडियम है नंबर 21 है, ठीक है? ये बहुत बच्चों को डिफिकल्ट लगता है डिटेल कॉन्फ़िगरेशन लिखना। आज आपको मैं सिखा दूंगा, आप कोई भी बड़े से बड़ा कॉन्फ़िगरेशन लिख पाओगे। देखो 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d, मैंने ऐसे ये लिख दिए। ये क्या मैंने सिंपल सीक्वेंस में लिखे है ना, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। मुझे अब ये 21 इलेक्ट्रॉन भरने बच्चों, कितने? 21 इलेक्ट्रॉन भरने। आप ध्यान से देखो, बहुत सिंपल कर दिया मैंने। कितने भरने आपको इलेक्ट्रॉन बताओ? 21। आप क्या करोगे? 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, ओके, खत्म। तो 21 में से 2 आपने भर दिए, कितने बचे? 19। यहाँ पे 2s में 2 कितने बचे? 17। यहाँ पे 2p में 6 कितने बचे? 11। यहाँ पे 3s में 2 कितने बचे? 9। यहाँ पे 3p में 6 कितने बचे? 3। अब आता है बड़ा इंपॉर्टेंट, ये क्या मैं 3D भरूंगा? नहीं, मैं 3p से सीधा किधर जंप मारूंगा बताओ? 4s में। ये समझना जरूरी। बात समझ रहे हो आप लोग? बोलो हाँ कि ना। एवरीबॉडी ध्यान से, है ना? सो 2 + 2 4, 4 + 6 10 12 18, 21 में से 18 तो हो गए। s की कैपेसिटी कितनी है? 2। और d में कितने बचे मेरे पास डालने के लिए? 1। समझो बात को समझो, बहुत प्यारा मस्त बात। इसका ये अर्थ है, इसका ये मतलब है कि 4s पहले भर गया, 3D बाद में भरा। सो नाउ इफ आई राइट इट इन जनरल रिप्रेजेंटेशन, कैन आई से ns पहले भर गया? देखो, कैन आई से ns पहले भर गया और आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां आया? n-1d में आया। अब समझा डेफिनेशन कहां से आया? n-1 में आया ना, क्योंकि 4s पहले भरा, बाद में 3d भरा। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन मैंने किसको दिया? मैंने तो 3d को दिया था ना बॉस, तो इसीलिए n-1d। हाँ, तो अब देखो, अब आपको ये जो है डेफिनेशन, नाउ इट विल मेक अ लॉट ऑफ सेंस कि अच्छा, इसीलिए बोला कि लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू प्री पेनल्टी, सॉरी पेनल्टीमेट। क्लियर हो गया बच्चों? है ना? अब और एक अच्छा एग्जांपल, और एक बढ़िया एग्जांपल लेते हैं जो आपको एक्सेप्शन में कम से कम 1000 बार पूछा गया, नीट में, एम्स में, आपकी कोई भी एंट्रेंस आप एग्जाम ले लो उठा के, तो बहुत बार पूछा गया, बहुत बार, है ना? ये है हमारा क्रोमियम। तो क्रोमियम डी ब्लॉक में क्यों आता है ये मैं प्रूफ करके दिखाता हूं आपको पहले, फिर उसकी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन भी समझाता हूं, बहुत मजा आएगा। इसका नंबर है 24। खैर अगर आपको याद नहीं है सारे नंबर, टेंशन मत लो, याद भी करवा दो, कोई बात नहीं।
क्रोमियम है, नंबर 24 है। सेम फंडे लिखने हैं, 1s 2s 2p 3s 3p 3d। अच्छा, अगर सीक्वेंस आपको ज्यादा लग रहा है, किसी बच्चे को ऐसा लगता है ज्यादा है, तो कैसे मैंने बताया ऐसे याद रखना, 1 वाले के पास s है, सेकंड वाले के पास sp है, थर्ड वाले के पास spd है, फोर्थ वाले के पास तो 4 4 4 4, हाँ तो s भी है, p भी है, d भी है, सब ठीक है, लिख दिया मैंने ऐसे। अब मुझे क्या करना है, मुझे इलेक्ट्रॉन भरने हैं भाई, सिंपल है। तो यहाँ पे 2 2 6 2 6, क्या मैं 3D भरूंगा? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। अभी तक कितने भर दिए मैंने, काउंट करो, 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12 + 6 18, 24 में से 18 भर दिए। 4s में कितने जाने चाहिए? 2 हो गए 20, कितने बचे 3D में? 4। समझ में आया? ये मेरे आउटर मोस्ट है, सबसे आखिर में मैंने ये 4 भरे ना, तो सबसे आखिर के 4, लास्ट के 4 जो बचे कुचे, लास्ट के जो बचे कुचे इलेक्ट्रॉन है वो कहां गए? वो 3D में गए। उसके पहले कहां गए थे? 4s में। मतलब ns में जाने के बाद n-1d में आए, तो क्रोमियम डी ब्लॉक को बिलोंग करता है। हेंस प्रूफ, बोलो हाँ कि ना? बहुत अच्छे। अब इसका क्रोमियम का स्पेशलिटी क्या है? क्रोमियम स्पेशल क्यों है? क्रोमियम स्पेशल क्यों है? तो क्रोमियम स्पेशल इसीलिए है, ध्यान से सुनना, बहुत मजा आएगा। ये 3d4 4s2 आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। बोलोगे सर ये एक्सपेक्ट कर रहे थे मतलब कि आपके ऑब्बो प्रिंसिपल के हिसाब से ये तो नॉर्मल है ना, ये तो करेक्ट है ना कि हाँ भाई 3d4 है 4s2 है। इसका मैं आपको ऑर्बिटल डायग्राम बना के दिखाता हूं। अब ऑर्बिटल डायग्राम क्या होता है? वो जो डब्बे बनाते हो आप, आई कॉल द डब्बा, मतलब आप ऑर्बिट्स बनाते हो, ऑर्बिटल्स बनाते हो। ये 1 2 3 4 और 5, 3D में ऐसे 5 बॉक्स होंगे, 4s में अकेला एक सिंगल बॉक्स होगा। इसका क्या अर्थ है? अगर आपको ये नहीं पता, ये भी बता देता हूं, देखो ध्यान से, एकदम एकदम हर चीज कवर करेंगे अपन, कोई टेंशन नहीं। देखो s में एक ऑर्बिटल होता है, s में क्या होता है? एक ऑर्बिटल होता है। p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं। d में कितने होते हैं? 5 ऑर्बिटल होते हैं। f में कितने होते हैं? 7 ऑर्बिटल होते हैं। तो 3D में मैंने कितने बनाए? 5 ऑर्बिटल। इसको आप इस तरह से समझो, एकदम आसान तरीका समझाता हूँ। इमेजिन करो एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स है जिसमें आप रहते हो, उसमें अलग अलग बिल्डिंग है, अलग अलग विंग है। हर विंग में हर फ्लैट एक जैसा होता है क्या? नहीं। मेरा फ्लैट 1 BHK हो सकता है, मेरे पड़ोसी का 2 BHK हो सकता है, किसी का 3 BHK हो सकता है, किसी का सिंगल रूम हो सकता है, स्टूडियो अपार्टमेंट हो सकता है ना। तो वैसे आपको सोचना है कि ये SPDF क्या है? ये एटम नाम का एक पूरा कॉम्प्लेक्स है जिसमें शेल जो है ना, ऑर्बिट्स, वो बिल्डिंग है। SPDF क्या है? ये फ्लैट्स हैं, और ऑर्बिटल्स क्या है? ये रूम है। तो S जो है ना, ये ऐसा फ्लैट है जिसमें एक ही रूम है, सिंगल रूम। होटल का रूम कैसा होता है? तुम्हारा उसी के अंदर वॉशरूम भी है, उसी के अंदर रूम भी है, सब कुछ एक ही है, तो सिंगल रूम होता है तुम्हारा, है कि नहीं? वैसे मान लो आप P में क्या है भाई? 3 रूम वाला फ्लैट है। D में क्या है? 5 रूम वाला फ्लैट है। और F में क्या है? 7 रूम वाला फ्लैट। ऐसे याद रखना, यानी कि 1 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल्स, 5 ऑर्बिटल, 7 ऑर्बिटल्स। अभी D में मैंने 5 ऑर्बिटल्स बना दिए। एवरी ऑर्बिटल कैन होल्ड मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स विद ऑपोजिट स्पिन। पता है ये आपको? एवरी इलेक्ट्रॉन कैन होल्ड, और सॉरी, एवरी ऑर्बिटल कैन होल्ड मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स विद ऑपोजिट स्पिन। ऐसे दिख रहा है आपको? एक अपवर्ड एरो बच्चों और एक डाउनवर्ड एरो, आपका इंटरनेट का जो साइन होता है ना, ऐसा, राइट? और 3D में कितने भरने थे मुझे बताओ? 3D में कितने भरने थे मेरे को टोटल? 4। तो मैं बनाऊंगा ऐसा, 1 2
3 4, 4 इलेक्ट्रॉन मैंने बना दिए। तो बोलोगे ठीक है, तो इसमें गड़बड़ क्या है? गड़बड़ ये है कि ये 3D जो है, यहां पर ये एक जो खाली पड़ा हुआ है ना, इसको हम कहते हैं पार्शियली फिल्ड। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पार्शियली फिल्ड। ठीक है, तो आपको ऐसा सोचना है, देखो आपको इस तरह सोचना है कि जो सबशेल्स है ना, टाइप ऑफ फिलिंग ऑफ सबशेल अगर मैं देखूं, जो सबशेल्स है ना, उनकी फिलिंग 3 प्रकार की हो सकती है। 3 अलग अलग टाइप की फिलिंग हो सकती है। कौन सी 3 टाइप की फिलिंग है देखते हैं। एक होता है कंप्लीटली फिल्ड। कैसा होता है? कंप्लीटली फिल्ड। दूसरा होता है हाफ फिल्ड। दूसरा होता है हाफ फिल्ड। और तीसरा होता है पार्शियली फिल्ड। कंप्लीटली फिल्ड, हाफ फिल्ड एंड पार्शियली फिल्ड बच्चों। ठीक है, अब जरा देखना ध्यान से। मैंने आपको ये क्लियर बोला कि एक ऑर्बिटल की मैक्सिमम कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन। ये क्लियर है सबको, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मुझे बताओ s की कैपेसिटी कितनी है? मैक्सिमम 2। देखो ना, मैं हर जगह s में 2 लिख के छोड़ देता था, उसके आगे नहीं जाता था। देखो 2 2 2, कोई भी कितना भी बड़ा s हो, 3s हो, 4s हो, कोई भी s हो, मतलब कि s नाम का जो फ्लैट है ना, वो 2 रूम का ही फ्लैट है, ऐसा ही है। तो s की 2, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल है। p की कैपेसिटी कितनी होगी सोचो जरा, 3 ऑर्बिटल है तो 6। d की कैपेसिटी कितनी होगी? 5 ऑर्बिटल है तो 10। और f की कैपेसिटी कितनी होगी? 40 है ना, करेक्ट। तो d में मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी थी 10। तो अगर d में 10 इलेक्ट्रॉन होते तो मैं क्या उसको कंप्लीटली फिल्ड बोल सकता था? हाँ बोलोगे, हाँ ऑफ कोर्स। अगर d में 10 इलेक्ट्रॉन होते तो सर आप उसको कंप्लीटली फिल्ड बोलते। d में यदि 5 इलेक्ट्रॉन होते तो मैं उसको हाफ फिल्ड बोलता। हाँ करेक्ट है। और ये 10 और 5 छोड़ के बीच की कोई भी वैल्यू होती ना, तो मैं उसको पार्शियली फिल्ड बोलता। और यहां पर आप बच्चे लोग ज्यादातर कंफ्यूज होते हो, तो मैं आपके लिए वो क्लियर कर दूं, ध्यान से देखना। ठीक है, समझना पहले। सपोज मैं D10 होता तो आप बोलते कंप्लीटली फिल्ड, नो कंफ्यूजन। सपोज D5 होता तो बोलते हाफ फील्ड, अगेन नो कंफ्यूजन। अच्छा है, प्यारा है। कंफ्यूजन कहां आता है? सर D9 पार्शियली क्यों है? वो तो हाफ से ज्यादा है। बच्चे ये लॉजिक लेके आते हैं मेरे पास, सर वो तो हाफ फील्ड से ज्यादा है ना। हाँ, हाफ फील्ड मतलब स्पेसिफिकली D5, बरोबर है। कंप्लीटली फील्ड मतलब स्पेसिफिक नंबर, D10 खत्म। उसके अलावा कोई भी नंबर होगा ना, वो हाफ से कम हो या ज्यादा हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं उसको पार्शियल ही बोलूंगा। ये डेफिनेशन है पार्शियली फील्ड का। ठीक है, इसका मतलब वो हाफ से कम है या ज्यादा है वो नहीं देखना है। नाउ व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? व्हाई इज दिस type of filling important? It's because completely filled is more stable. अगर मैं स्टेबिलिटी देखूं तो इट इज मोर स्टेबल, इस तरह से, मोर स्टेबल देन हाफ फिल्ड, विच इज मोर स्टेबल देन पार्शियली फिल्ड। समझ रहे हो? तो अब आप मुझे बताओ, ये जो 3D4 है ये कौन सी कैटेगरी में आता है? हाफ में आता है, फुल में आता है कि पार्शियल में आता है? सोचो। 3D5 होता तो हाफ बोलते, 3D10 होता तो फुल बोलते, ये तो पार्शियल में आता है। तो क्या इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम हुई? अगर इसको हाफ फील्ड बनाने का मौका मिले तो क्या इसे बनाना चाहिए? पार्शियल से ज्यादा स्टेबल हाफ फील्ड होता है, तो उसको हाफ फील्ड बनने का मौका मिले तो क्या इसे बनना चाहिए? यस, काफी लॉजिकल।
तो अगर मैं इस 4s में से एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दूं तो क्या ये 3d5 बन सकता है? तो ये हाफ फील्ड हो गया, और ये 4s भी हाफ फील्ड हो गया। दो ही उसकी कैपेसिटी थी, एक रख दिया तो भी हाफ फील्ड, तो दोनों हाफ फील्ड, तो स्टेबिलिटी अच्छी। समझे बात को? हाँ, ऐसा है। अब आप बोलोगे सर लेकिन S तो कंप्लीटली फील्ड था, S कंप्लीटली फील्ड था, आप उसकी कंप्लीटली फील्ड की स्टेबिलिटी छीन के इसको दे रहे हो। ये भी बात आती है आपके दिमाग में, एज ए स्टूडेंट आपके दिमाग में आएगी। तो यहां पे फंडा देखो कैसा है, सिंपल है बॉस। S जो है वो कंप्लीटली फील्ड है और 3D उससे ज्यादा एनर्जी वाला है। आप ये भूलो मत, 4s पहले भरता है ना, 3D बाद में भरता है ना, 3D उससे ज्यादा एनर्जी वाला है और वो बेचारा अनस्टेबल पड़ा हुआ है। तो बेहतर क्या है कि मैं दोनों को हाफ स्टेबल बना दूं, रादर देन एक अनस्टेबल है और एक मतलब एक काफी कम स्टेबिलिटी वाला और एक अच्छा स्टेबल है। उससे अच्छा एटलीस्ट दोनों को कुछ स्टेबिलिटी मिल जाए तो बैलेंस आउट हो जाएगा, है कि नहीं? तो ऐसा फंडा आपको सोचना है। तो ये इतना सब कुछ मैंने डिटेल में क्यों बताया? बिकॉज क्रोमियम की एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये जो स्टार मार्क किया उसका मतलब यही है कि क्रोमियम की एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आपको कई बार क्वेश्चन आते हैं कि 3d4 और 4s2 की जगह पे वो एक्चुअली क्या होना चाहिए, 3d5 और 4s1 होना चाहिए। क्या ये बात आप लोगों के दिमाग में गई? बोलो हाँ कि ना। बढ़िया। कोई आपको पूछे कि इसका रीजन क्या है तो आप क्या बोलोगे? बिकॉज हाफ फील्ड इज मोर स्टेबल देन पार्शियली फील्ड। 3p6 के बाद 3d5 फिर 4s1। तो इसको मैं कहूंगा एक्सपेक्टेड और इसको मैं कहूंगा ऑब्जर्व्ड। बच्चों बहुत अच्छे, बढ़िया। अब ये सेम लॉजिक लगाकर आप मुझे कॉपर के बारे में आंसर कर सकते हो। कॉपर इज 29। हाँ जी, कॉपर के बारे में बात करते हैं। कॉपर इज नंबर 29, है ना? कॉपर इज नंबर 29। अगेन सेम फंडा, नंबर 29 है। 1s 2s 2p 1s 2s 2p 1s है, 2s है, 2p है, फिर 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f। 4 शेल मैंने लिख दिए। अब देखते हैं जरा नंबरिंग करते हैं, मतलब इसकी फिलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। देखो ये पूरा फंडा फिलिंग पे डिपेंडेंट है बॉस। पूरा फंडा कहाँ फिल हो रहा है, और वही ऑब्बो प्रिंसिपल बताता है कि इलेक्ट्रॉन को कहाँ डालना है। आप इलेक्ट्रॉन हो, आप लोअर वाले में जाना चाहते हो, आप इतना याद रखना। ऐसे 1s2 बरोबर, क्योंकि s की कैपेसिटी 2, फिर 2s2 ठीक है, 2p6 ठीक है, 3 में s में 2 ओके, 3s में 3p में 6। यहां तक तो एकदम सिंपल जा रहा है। एक्सेप्शन यहां पे आता है ना, 4s में कितने जाने चाहिए बताओ? 2। अब आप फिर से गिनो, 2 + 2 4 + 6 10 12 18 और 2 20 29 भरने थे, 20 हो गए। डी की कैपेसिटी कितनी है? 10। यहां पे लास्ट के 9 लिख दिए, बन गया 3d9। तो क्या मैं प्रूव कर दिया कि कॉपर डी ब्लॉक का एलिमेंट है? पहले ये क्लियर हो गया, बोलो हाँ कि ना। क्योंकि भाई लास्ट के इलेक्ट्रॉन मैंने 3d को दिए, ओके, n-1d। सारी चीजें बार बार रिपीट होके आपके दिमाग में क्लियर हो जा रही होंगी कि भाई n-1d में जा रहा है। अब सवाल ये है, 3d9 कंप्लीटली फील्ड में आया, हाफ फील्ड में आया कि पार्शियली फील्ड में आया? पार्शियली फील्ड में आया। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसको अगर मैं 4s से एक इलेक्ट्रॉन लेकर दे दूं तो क्या ये 3d10 बन जाएगा? तो क्या इसको लाइफ में मजे आ जाएंगे? क्योंकि ये अब स्टेबल फील करेगा। देखो 4s कंप्लीट था, 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फील्ड था, स्टेबल था, उसका एक ले लिया तो भी वो थोड़ी कम हुई उसकी स्टेबिलिटी, मतलब वो कंप्लीट से हाफ हो गया। हाफ फील्ड भी ठीक है, कंप्लीट से थोड़ा कम स्टेबल है, पर यहां पर डी क्या हुआ?
कंप्लीटली फिल्ड हो गया, बढ़िया स्टेबिलिटी हो गई। तो अगेन यहाँ पर आपका एक्सेप्शन निकल के आया कि भाई ये जो है ये आपका ऑब्जर्व्ड हो गया और ये जो है ये आपका एक्सपेक्टेड हो गया। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को? तो डी ब्लॉक में आपके 3D सीरीज में ये दो कौन से, क्रोमियम एंड कॉपर, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कॉपर इज 29, क्रोमियम इज 24, परफेक्ट है ना। लॉजिक क्या है इसके पीछे? कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड का स्टेबिलिटी ऑर्डर इसके पीछे इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, यहां तक तो क्लियर। अब मैं आपको कोई भी अगर एक एलिमेंट उठा के देता हूं तो आपको ये काफी आसानी से जज करते आएगा कि वो कौन से ब्लॉक को बिलोंग करता है ना। चलो और थोड़ा सा एग्जांपल समझ लेते हैं जरा, ऑब्बो प्रिंसिपल पे वापस आते हैं। तो ऑब्बो प्रिंसिपल में पहला एक्सेप्शन यहाँ पे आया था कि भाई 3D और 4S में फर्क ये था कि 4S पहले भरता है, 3D बाद में भरता है। आप बोलोगे ठीक है। उसके बाद अगला एक्सेप्शन देखा गया 4F और 6S में, समझे? वो बोले कि अच्छा 4S भर दिया आपने, 3D भर दिया, 3D के बाद फिर आप 4P में जाओगे, फिर 4D में जाना चाहते हो लेकिन 4D में नहीं जा सकते क्योंकि अब D में क्या होता है, 4D भरने के पहले मेरे को 5S भरना पड़ेगा, वापस वही n-d वाला फंडा। जब मैं F में आऊंगा, F में ये वाले में, तो मेरे को n-2 वाला फंडा लगाना है, यानी कि 6S पहले भरना पड़ेगा फिर 4F। You have to fill 6S first and then 4F, which means you are not allowed to fill 4F until and unless you have filled 6S. That is the important part. How do we understand this funda? We take a bigger number, है ना? This is the one that scares you a little. Where सर हमको अगर उसने एग्जाम में ऐसे 79, 88, 100 का कॉन्फ़िगरेशन लिखने को बोला तो कोई बात नहीं, लिखेंगे ना, क्या प्रॉब्लम। लेट्स सी, सपोज उसने अपने को बोल दिया लेड, कौन सा लेड, दैट इज नंबर 82। आपको बोला उसने कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो आप कुछ ज्यादा ओवरथिंक नहीं करना है। मैंने जो अभी सीक्वेंस समझाया ना, बस वैसे लिखना है, सिंपल। 1 में क्या होता है S, 2 में क्या होता है S और P, 3 में क्या होता है S P D, 4 में क्या होता है S P D F, 5 में क्या होता है S P D F, 6 में क्या होता है S P D F, 7 में क्या होता है S P SPDF होता है बट 7th रो तो इनकम्प्लीट है, तो इसलिए मैं इनकम्प्लीट लिखता हूँ। ये भी आपने ऑब्जर्व किया होगा, मैंने ऊपर भी सिर्फ S7 S7P लिख के छोड़ दिया है ना। 7D क्यों नहीं लिखते हम लोग बच्चों, आप बता सकते हो? सोचो 7D क्यों नहीं लिखता मैं कभी भी। पीरियोडिक टेबल में रोज कितने, शुरुआत में क्या बोला मैंने, पीरियोडिक टेबल में रोज कितने, और 7th रो कैसा है, इनकम्प्लीट। थोड़ा लॉजिकली आप सोचेंगे तो 7D को भरने के लिए मुझे पहले क्या भरना पड़ेगा, दिमाग लगाओ। जैसे 3D को भरने के लिए पहले 4S भरना पड़ता है, हाँ 7D को भरने के लिए पहले मेरे को 8S भरना पड़ेगा ना। 8 शेल एग्जिस्ट करती है क्या पीरियोडिक टेबल में, तो फिर 7D लिख के फायदा क्या है, इसीलिए मैं 7D नहीं लिखता। समझ रहे हो आप? ऐसे आपको सोचना है। वो आपको पूछ सकता है why 7D फिलिंग विल नॉट बी पॉसिबल, क्यों, बिकॉज पीरियोडिक टेबल में 8th रो है ही नहीं भाई, 7th रो खुद ही इनकम्प्लीट है यार, तुम 8वें पे कहाँ जा रहे हो। ऐसा हो जाएगा। देखो अब ये तुमको 82 इलेक्ट्रॉन भरना है, लगता है बहुत टास्क है, एक्चुअली 10 सेकंड का काम। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फिर 4s2, हाँ ध्यान से देखना और गिनते जाना, 2 और 2 4 6 10 2 12 और 6 18 और 2 20 और यहाँ पर 10 हो गए, 30 हो गए। 82 में से 30 भर दिए मैंने, देखते जाना। 4s के बाद 4p में 6, ठीक है। फिर 4d भरूंगा क्या, नहीं। 4f भरूंगा क्या, नहीं।
5F फिल करूंगा, कितने 2, समझे बात, ऐसे देखना। तो यहां तक 30 हुए थे, फिर 36 तो 38, 5S के बाद यहां पे 10 भर सकता हूं, समझो बात को, 48 हो गए। फिर यहां पर 6 कितने हो गए 54। 5D भरने के लिए क्या भरना पड़ेगा 6S। अब 6S के बाद 5D पे आऊं, नहीं पहले 4F भरूंगा ना। हाँ ये आपको समझ में आ गया, देखो इतना इजी है। तो 4F में 14 और 5D में 10। गिनो कितने हुए, देखो 2 + 2 4 6 10 12 18 18 और 10 28 30 36 46 और 14 कितना 60 62 68 78 80 और लास्ट के 2 आ गया, खत्म। 82 हो गया। कहां भरे मैंने लास्ट के आखिरी 2 इलेक्ट्रॉन, किसको दिए 6p को, आखिरी शेल के p सब शेल को दिए। कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, p ब्लॉक का एलिमेंट है। कितना सही, पता चल गया आपको। अब आपको मैं इसके बारे में कुछ भी पूछूं, आप मुझे बता सकते हो कि अच्छा सर इसके ना आउटर मोस्ट शेल, ये ना इसका आउटर मोस्ट शेल है 6th वाला, इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है सर 2 + 2 4, तो ये ना ग्रुप 14 का एलिमेंट होगा। हाँ मैं बोलूंगा सही है, कार्बन फैमिली का मेंबर है, तो ये ग्रुप 14 का है। 6s 6p में गया तो अच्छा ये p ब्लॉक का है, तो ये p ब्लॉक को बिलोंग करता है, यस। ये ग्रुप 14 को बिलोंग करता है, यस। तो ये प्रॉपर्टीज आपको इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आ जाती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझने के लिए ऑफ बो प्रिंसिपल आपको समझना जरूरी है। क्या ये बात समझ में आ गई बच्चों, बहुत आसान है ना, है कि नहीं। अच्छा और कोई और करते हैं, चलो और एक करें। नंबर कौन सा करेंगे बोलो, कोई भी रैंडम ले लो ना। 194, चलो नंबर 94, नंबर 94 का। 94 कौन सा एलिमेंट है वो मुझे याद नहीं, सिंबल याद नहीं मुझे, बट 94 चलो ठीक है। आर्गन वार्गन तो बहुत बहुत सिंपल हो गया, तो आपको आ ही जाएगा फॉर श्योर। हाँ अच्छा ऑफ कोर्स आपकी अगर मैं एंट्रेंस एग्जाम की बात करूँ तो वो 94 100 ये वो जनरली पूछते नहीं, दे विल स्टिक टू द नॉर्मल वंस, ठीक है। बट ये मैं आपको बता रहा हूँ कि बड़ा नंबर पूछ भी लिया तो कोई गम नहीं खाना है, ठीक है। रूबीडियम का आया था रिसेंटली आरबी, ठीक है, वो भी करेंगे अपन। 37 नंबर कैसे लिखना है वो अपन बताऊंगा मैं। तो यहाँ पर फंडा ये है कि अच्छा सेम मेरे को वही तरीका लिखना है, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 6s सॉरी 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 6f 7s 7p, इतने में तो आ ही जाएगा। 2 2 6 2 6 ये तो फिक्स ही है, यहां तक तो कोई एक्सेप्शन भी नहीं। 4s में 2 3d में 10, यस। 4p में 6 4d 4f नहीं भरने का, 5s 2 भरूंगा तो 4d में 10 भर सकता हूं, फिर 5p में 6 भरूंगा, फिर 5d नहीं भर सकता, 6s में 2, उसके बाद 4f में 14, उसके बाद 5d में 10, उसके बाद 6p में 6। आई एम अंडरस्टैंडिंग दिस, है ना। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए काउंट करो जरा, 2 + 2 4 6 10 12 18 28 30 36 46 60 62 68 78 80 86। अभी 6p तक आपने भर दिया। अभी 6p भरने के बाद ध्यान से सुनना, 6d भर सकता हो क्या, नहीं, क्या भरना पड़ेगा, हाँ 7s 7s में 2 भर दिए, कितने हो गए 86 + 2 कितने हुए 88। अब लास्ट के 6 किसको दूं, और कोई ऑप्शन बचा है क्या,
नहीं, यही बचा था ना, 5f को 6 भरने थे। तो सोचो, ये 5f को मैंने 6 इलेक्ट्रॉन दे दिए, मतलब आखिरी के जो लास्ट के बचे कुछ इलेक्ट्रॉन थे मैंने किसको दिए, 5f को दिए। उसके पहले मैंने 7s को दिए थे, मतलब इसको मैं ns बोलूं, और मैंने 5f को दिए, यानी मैंने n-2f को दिए। हेंस प्रूव्ड ये नंबर 94 जो है ये कौन से ब्लॉक का है, f ब्लॉक का है। हाँ, ये हुई ना बात। और आपको पता ही है एक्टिनाइड्स में नंबर 90 से लेकर 103 तक आता है, स्कूल में रटा हुआ है ना। तो ये प्रूव हो गया कि अच्छा हाँ बरोबर एफ ब्लॉक में आता है। n-2 भी प्रूव हो गया, और यहां पर f6 प्रूव हो गया। अच्छा, क्या ये एक्चुअली f6 रहेगा? अब अच्छा सोचो, ये आपको नाम भी नहीं पता एलिमेंट का, फॉर एग्जाम्पल मेरे को भी नाम याद नहीं, झूठ क्यों बोलूं बट अगर आप देखो तो आपको इतना लॉजिक तो समझ में आ गया होगा कि सर ये 5f6 है, अगर मैं यहां से एक इलेक्ट्रॉन लेके इसको दे दूं ना तो ये 5f7 बन सकता है, तो ये हाफ फील्ड हो जाएगा। तो ये एक्चुअली रियलिटी में ना इसकी कॉन्फ़िगरेशन, मुझे इस एलिमेंट के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, बट मुझे कॉन्फ़िगरेशन 100% पता है कि एक्चुअली ना 5f6 7s1 ना 7s2 ना होकर 5f7 और 7s1 होगी सर। क्योंकि वो हाफ फील्ड वाली फंड है कि नहीं, ये आपको समझना है। तो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहां से आती है, और इसके बेसिस पे आपको बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, राइट। रुबिडियम का भी एक कर लेते हैं हम लोग। रुबिडियम किस में आता है नंबर, अच्छा किस में आता है वो तो हम लोग अभी जज कर लेंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं है। नंबर 37 है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है आपके। चलो फटाफट इसको आप खुद से लिखना शुरू करो। कैसे लिखेंगे? सेम फंडे से, 1s 2s 2p यहाँ पे 2 2 6 2 6 4s2 3d 10 4p 6 फिर 5s, देखते पहले नंबर काउंट कर लें, 2 और 2 4 6 10 12 6 18 18 28 30 36, तो बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन इसको दूंगा 5s1, तो ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट हो गया बच्चों? एस ब्लॉक का हो गया, सिंपल एस ब्लॉक का हो गया। और साथ ही साथ मुझे ये भी पता चला, अच्छा आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये ग्रुप 1 का भी होगा, तो ये एस ब्लॉक का है, ठीक है। एस ब्लॉक में ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों आते हैं ना स्पेसिफिकली, हाँ ये ग्रुप 1 का है, 5th रो को बिलोंग कर रहे हैं, तो ऊपर से टॉप से ये 5वें नंबर पे भी आ रहा होगा, है कि नहीं। तो ये 5th पीरियड को बिलोंग करता है पीरियोडिक टेबल के, ये ग्रुप 1 को बिलोंग करता है, ये एस ब्लॉक का है, इसका आखिरी शेल 5th शेल है, तो ये NS1 यानी कि NS में ये गया। तो ये डेफिनेशन में भी बैठ रहा है कि एस सब आखिरी शेल के एस सब शेल में आखिरी इलेक्ट्रॉन गया, ये लॉजिक है। समझ में आया बच्चों, है ना। तो इस तरह से हमको ये ब्लॉक का जो अरेंजमेंट है वो समझ में आया। बहुत बेसिक चीज बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज। सिर्फ अभी मेजॉरिटी बच्चे क्या करते हैं कि अच्छा ब्लॉक केमिस्ट्री हमने लर्न कर लिए, 4 हमने डेफिनेशन लर्न कर लिए, कौन सा वाला कौन से ब्लॉक में, नहीं, उसके बेसिस पे आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना, उसको ऑब्वो प्रिंसिपल से जोड़ना, उसको स्टेबिलिटी से जोड़ना, ऑल दीज आर द वेज इन विच योर क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड। फिर इसमें एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व्ड कॉन्फ़िगरेशन किस में आएगी, एक्सेप्शंस किस में आएंगे, ये सारा कुछ फंडा उसमें आ जाता है। इसको आप अलग अलग चैप्टर में करके पढ़ते हो तो कंफ्यूज होते हो, इसलिए मैंने आपको एक साथ ही बताया। नाउ इन योर बुक्स व्हाई इज इट कंफ्यूजिंग? बिकॉज एस ब्लॉक इज सेपरेट, पी ब्लॉक इज सेपरेट, DNF block is separate. In fact, P is half in 11th, half in 12th. You all know this. That's why you feel it is confusing. But when you look at the everything at ऐसा एक the whole picture as one, it is easy. Clear है यहाँ तक? एग्जाम में आए हुए हैं, ये एक्चुअल क्वेश्चंस हैं, ये आपके कॉन्फ़िगरेशन वगैरह से रिलेटेड है। तो इन क्वेश्चंस को हम लोग साथ में सॉल्व करेंगे यहाँ पे,
सो दैट अभी जो आपने स्टडी किया उसको आपका वो पक्का हो जाएगा कॉन्सेप्ट जो है ना। चलो, तो ये आपके नीट 2017 का क्वेश्चन है, एज आप देख सकते हो सामने सामने। यहाँ पर वो बोल रहा है कि भाई देयर इज एन एलिमेंट विच इज 114, यू डोंट नीड टू नो द नेम, एज आई सेड मेरे को भी नाम नहीं पता, ठीक है। एक नया एलिमेंट है 114, ये रिसेंटली डिस्कवर हुआ है। तो ये कौन सी फैमिली या कौन सी ग्रुप को बिलोंग करेगा, पहली बात, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, ये उनका क्वेश्चन है आपसे। 114 ये एलिमेंट है, कौन सी फैमिली कौन से ग्रुप को ये बिलोंग करेगा और उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजन, ये फैमिली है, और वो आपको पूछ रहा है कौन से ग्रुप को बिलोंग करेगा। अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के देयर आर मल्टीपल मेथड्स, आई विल शो यू 2-3 डिफरेंट मेथड्स ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, व्हिचएवर यू फील इजी यू कैन अडॉप्ट, ठीक है। पहला मेथड, आपको ये 114 दिया हुआ है, बरोबर है। आपको क्या करना है, इसकी नियरेस्ट नोबल गैस करनी है, क्या नियरेस्ट नोबल गैस आपको पता करनी है। तो वैसे तो हिंट आपको दिया हुआ है यहाँ पे, नियरेस्ट नोबल गैस वैसे क्या है, रेडॉन आपको दिया हुआ है हिंट, क्योंकि चारों में आपको देखो रेडॉन दिया हुआ है, देखो, और कॉन्फ़िगरेशन इस हिसाब से दी कि रेडॉन के आगे क्या। तो नियरेस्ट नोबल गैस का आपको नंबर पता होना चाहिए, नंबर नहीं पता तो गड़बड़। रेडॉन का नंबर क्या है बच्चों, तो रेडॉन का नंबर जानने के लिए एक शॉर्टकट मैं आपको देता हूं, हेमा, नेहा और करीना 0 रहेंगे। ये क्या है, ये आपके नोबल गैसेस है। हेमा, नेहा और करीना 0 रहेंगे, यानी कि हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। हीलियम इज 2, नियॉन इज 10, आर्गॉन इज 18, क्रिप्टॉन इज 36, xenon is 54 and radon is 86. Are you all aware how these numbers are arranged? क्या आइडिया है आप लोगों को कि नहीं है? ये दोनों में डिफरेंस ऑफ 8, यहाँ पर डिफरेंस ऑफ 8, यहाँ पर डिफरेंस ऑफ 18, 18 एंड 32। तो मुझे ये तो क्लियर है कि भाई नियरेस्ट नोबल गैस जो है वो एक्चुअली दिस पार्ट, अगर मैं देखूं कोई भी इसमें से चारों में से कोई भी उठा के देखूं तो दिस पार्ट रेडॉन रिप्रेजेंट्स एक्चुअली 86। तो 114 में से 86 तो निकल गए, तो मेरे पास बचे कितने, कितने मुझे अरेंज करने हैं बताओ, लॉजिकली सोचो। ट्वेंटी 28 इलेक्ट्रॉन मुझे अरेंज करने, 28 इलेक्ट्रॉन ही बचे हैं अरेंज करने को। तो मुझे जो भी ये एलिमेंट है, सपोज Z114 है, उसको 86 ऐसे कर दिया मैंने। अब ये 86 कहां तक लिखा हुआ था, ये सवाल है। ये 86 का ऑलरेडी कहां तक फील्ड था, दैट इज द क्वेश्चन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन which again many students fail to understand. रेडॉन कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है, देखो ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ रो ऑफ द पीरियोडिक टेबल को बिलोंग करता है। कौन से रो को बिलोंग करता है, सिक्स्थ रो को। और इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। कैसे पता मुझे, अरे नोबल गैस है, मुझे पता है नहीं। तो मेरे को ये मालूम है कि ये सिक्स्थ रो का, इसका S और सिक्स्थ रो का P भरा हुआ रहेगा, 6s2 6p6, 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन भरे रहेंगे। क्लियर है? अगर 6s भरा हुआ है तो 5d भी भरा हुआ होगा, ऑफ कोर्स 6s भरा है, 5d भी भरा रहेगा, ठीक है। यहां पर और वो तो चलो ठीक है, बाद में आऊंगा मैं उस पर। 6s 6p भरा हुआ, ऐसा मान लो, ऐसा मान लो। तो मुझे उसके आगे से फिलिंग करनी, मतलब 86 का मेरा यहाँ पे खत्म होता है, 6s2 6p6, दैट मच आई कैन से विद गारंटी। उसके आगे मुझे फिल करना है, तो मैं आगे का सिर्फ ऐसे लिखते जाऊंगा, SPDF होता है, मुझे पता है, 7, इस तरह से। और मुझे कितने भरने थे आपने खुद ही बताया ना, मुझे एक्चुअली 28 इलेक्ट्रॉन भरने थे इसके बाद। तो यहां से मैं फिल करना चालू करूंगा। तो 6p के बाद कैन आई फिल 6d?
नो. कैन आई फिल 6f? नो, आई हैव टू फिल 7s. तो 28 में से 2 इलेक्ट्रॉन मैंने इसको दे दिए 7s को. अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, 7s के बाद मैं क्या फिल करूं? तो यहां पर 5f पेंडिंग रहेगा. ये समझना है आपको, क्योंकि n-2f बचा हुआ है ना. 7s भरा तो 5f बचा हुआ है. तो 2 इसको दिए थे, तो 5f को मैंने 14 दे दिए. और 5f 14 तो हर एक में है, देखो आप, ये तो आने ही वाला है, कोई कंफ्यूजन का स्कोप ही नहीं है. ठीक है, 7s हो गया, 5f हो गया. अब क्या? 6d. तो 14 और 2 16 तो भर दिए. 6d कितने? 10. कितने हो गए? 26 और 2 कितने भरे? 28 हो गए. 28 भर दिए. 86 प्लस 28 114 हो गया. तो आंसर आपका आ गया ऑप्शन ए. कितना इजी, समझ में आया? ऐसे करना. ठीक है बच्चों, समझ में आया ना? इस तरह से करना है आपको. अनदर वे ऑफ डूइंग इट, अनदर सिंपलर वे ऑफ डूइंग द सेम थिंग इज, दिस इज फॉर दोज स्टूडेंट्स हु हैव प्रैक्टिस दिस पार्ट. जो डिटेल में हम लिख रहे हैं उसको इतना आपने प्रैक्टिस कर लिया कि आप शॉर्ट में कर सकते हो. तो आपको देखना है ऐसे कि ये जो लास्ट का फंडा होता है ना, इसमें 32 का डिफरेंस होता है. लास्ट वाले में कितना होता है? जैसे 8 का डिफरेंस, फिर 8 का डिफरेंस, फिर 18 का डिफरेंस, फिर 32 का डिफरेंस है ना. जो लास्ट का जितना भी आ रहा है उसमें 32 का डिफरेंस. तो 114 माइनस 32 करो, कितना आया? 82 आता है. और 82 लेड है, अभी थोड़ी देर पहले ही करवाया था. देखो 82 लेड है, कहां गया? ये रहा. और लेड किसको बिलोंग करता है? देखो मैंने अभी बताया था, ग्रुप 14 कार्बन फैमिली को. आंसर आ गया. हाँ आंसर आ गया, 2 सेकंड में आंसर आ गया. सही है ना? वैसे भी कर सकते हो. अनदर वे ऑफ डूइंग इट इज, रेडॉन 86 से सर मेरे को 28 का डिफरेंस मिला है. अगर 32 होता तो 28 और 32 में 4 का डिफरेंस है, और लेड 82 और 86 में भी 4 का डिफरेंस है. मेरा आंसर लेड की फैमिली होगा, यानी कि कार्बन की फैमिली होगा. ये भी सोच सकते हो. देयर आर मेनी वेज ऑफ डूइंग इट. जो मैंने अभी लिखाया है ये डिटेल्ड वाला तरीका है, मतलब इसमें रॉन्ग जाने के कोई चांसेस ही नहीं. और ऑफकोर्स शॉर्टकट्स या ट्रिक्स तो बहुत सारे हैं. सो वंस यू राइट दिस, यू प्रैक्टिस, 2-3 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करोगे, अपने आप आपको ट्रिक भी स्ट्राइक हो जाएगी. ठीक है, तो ये था ऐसा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन. ये 2017 का क्वेश्चन था. एक है ये 2002 में आया हुआ क्वेश्चन. तब तो नीट नहीं हुआ करता था, एम्स, AIPMT वगैरह जो भी और कोई एग्जाम से उसका. ये बोल रहा है दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ गिवन एटम. इसको आप कौन से ग्रुप में रखेंगे? Which group will you place it in? Think and answer. बहुत simple question. Said this is a configuration. Which group will you place it in? Now, how do you decide which group do you place of a given atom? By the number of electrons in the outermost shell. और यहां पर कौन सा है? outermost shell कौन सा? outermost shell, think of it this way, and this is very nice, this is very easy actually. Again there are multiple methods of solving the same question. I'll give you all, then you think आपको कौन सा वाला समझता है ज्यादा, then I'll tell you which one is preferable also. कई बार बच्चे ऐसा बोलते हैं, सर आपने 4 मेथड बता दिया, आपने हमको और कंफ्यूज कर दिया. ऐसा नहीं है, मैं आपको बता दूंगा, फिर आपको बताऊंगा कौन सा सजेस्टेड है, आपको जो जम रहा आप वो यूज कर सकते हो. 2 + 2 4 6 10 12 18 और 2 20 और 3 23 23 है नंबर. 23 is actually vanadium. 23 is actually vanadium. Do I know which group vanadium falls into? Yes, I should know this, na? Or if you don't, then see. No, see here. P block तो नहीं आएगा ना ये.
आखिरी इलेक्ट्रॉन तो 3D में गया, ये तो श्योर है, तो ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, पी ब्लॉक का तो है ही नहीं, है ना। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास पीरियोडिक टेबल में ऐसे ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे अरेंज होते हैं, और मैं आपको थर्ड रो के बारे में बता रहा हूँ, सॉरी फोर्थ रो के बारे में बता रहा हूँ। कौन सी? फोर्थ रो। ये फर्स्ट रो हो गई, ये सेकंड रो हो गई, थर्ड रो हो गई, फोर्थ रो पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, नंबर 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, इस तरह से। तो आई नो कि ये मेरे ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 और ग्रुप 5 का एलिमेंट है नंबर 23। वन वे ऑफ सॉल्विंग इट इज सिंपल कि भाई नंबर गिन लो, सामने दिख रहा है, अंधे तो हो नहीं, 23 लिखा हुआ है, 23 कहाँ आता है? 5वें ग्रुप में आता है, तो 5th ग्रुप आ गया आंसर। क्लियर है बच्चों? 5th ग्रुप आ गया। अब इसमें मिस्टेक क्या होती है, लोग क्या करते हैं सर 4s2 देखकर सेकंड मार्क कर देते हैं। ध्यान से समझना, 4s2 देखकर आप सेकंड कब मार्क करोगे? जैसे कैल्शियम है फॉर एग्जांपल, कैल्शियम के लिए 4s2 आता है, बट उसमें 3D फील्ड नहीं होता ना, 3D में कुछ गया नहीं है उसमें, तब आप उसको S ब्लॉक में रखते हो, तो वो S ब्लॉक का हो जाता जब 3D में कुछ भरा हुआ नहीं होता। तो ये तो D ब्लॉक का है ना, तो आसान तरीका एक ये हो गया कि भाई नंबर देख लिया और उसकी पोजीशन बता दी, दैट इज वन वे ऑफ डूइंग इट। अनदर वे ऑफ डूइंग इट इज एंड दिस इज अगेन स्लाइटली कंफ्यूजिंग, सो प्रेफर ये करना जो अभी बताया कि नंबर देखना और उसकी पोजीशन जज करना, बहुत सिंपल है। अनदर वे ऑफ डूइंग इट इज whenever you are dealing with d block elements, outermost shell तो ns है, जैसे यहां पर 4s है, outermost shell तो फिक्स है कि वो ns है, पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसको गिना जाता है? ns और n-1d दोनों के कॉम्बिनेशन को मिलाकर वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिना जाता है। ध्यान से समझना, क्या बोला मैंने? ns और n-1d को मिलाकर क्या गिना जाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स गिना जाता है कंबाइंड में। प्लीज ध्यान से सुनना, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बच्चों को ये कंफ्यूजिंग लगता है पहली बार सुनने पे कि सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, यहाँ पे आप बोल रहे हो 3D आउटर मोस्ट नहीं है। बरोबर है, 3D एक्चुअली आउटर मोस्ट नहीं है, पर उसमें जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको वैलेंस बोला जाता है इस केस में। किसके? डी ब्लॉक के केस में। वेरी क्लियर? तो यहां पर वैलेंस कितने हुए आप बताओ? 3D3 और 4s2 5 है, मतलब 5th ग्रुप खत्म। कितना इजी, 5 मतलब 5th ग्रुप, एंड ऑफ स्टोरी। क्या ये बात क्लियर हुई? अब इसी लॉजिक से आप एक और क्वेश्चन करेंगे, ये वाला पहला आपके सामने जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, द आयॉन्स विच हैज 18 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। तो आप बोलोगे सर हमको बचपन से सिखाया गया कि आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज्यादा नहीं हो सकते, ये क्या बकवास क्वेश्चन है, 18 कैसे हो सकते? So here actually the question framing was a little weird. Here it should not be outermost shell. Here it should be valence electrons 18 हैं. Does it necessarily mean outermost shell? No. वो अगर D ब्लॉक या F ब्लॉक में है तो D और F वालों को भी मैं वैलेंस में गिनता हूं। ये दिमाग में गया ना मैंने क्या बोला? अगर D या F ब्लॉक का एलिमेंट है तो D और F सब शेल के जो एलिमेंट्स हैं उनको भी मैं वैलेंस में गिनता हूं, क्योंकि ऐसा बोलना कि आखिरी शेल में 18 है ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल की तो कैपेसिटी 8 से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकती। ये तो बरोबर है, आपको सिखाया गया है। तो यहां पर ये जो क्वेश्चन है इसकी फ्रेमिंग में, ये पुराने सिलेबस का क्वेश्चन है वैसे बाय द वे, अब तो ये नहीं पूछते, बट यहां पर एक्चुअली दे शुड बी आस्किंग 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। समझे बात को? तो ऐसा कौन सा आपको आयन लग रहा है इसमें जिसमें 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी है? थिंक एन आंसर। नाउ कॉपर Cu plus A is a very interesting answer. Many people will not understand this at the first go कि अरे कॉपर कैसे, समझाता हूं, बहुत इजी है। देखो
कॉपर वॉज व्हाट नंबर बच्चों? 29 था, ये तो याद है सबको। अच्छा, कॉपर का एक्सपेक्टेड क्या था? 3D9 4s2 था, ये भी याद है। कॉपर का ऑब्जर्व्ड क्या था? 3D10 4s1, ये भी आपको पता है ना। अगर मैं आउटर मोस्ट इसके देखूं, Cu प्लस के आउटर मोस्ट देखूं, तो मैंने क्या बोला कि मैं आपके थर्ड शेल और फोर्थ शेल के कंबाइंड देख सकता हूं। थर्ड शेल और फोर्थ शेल के क्या देख सकता हूं? कंबाइंड। नाउ 3D10 और 4s1 को आप नॉर्मल नंबर्स के फॉर्मेट में लिखो ना। देखो ये जो मैंने लिखा आपका, इसको आप नॉर्मल नंबर्स के फॉर्मेट में लिखो, आपका आंसर तुरंत आएगा। देखो ये 1s है तो 1s 2 है तो इसको लिखो 2। ये 2s2 2p6 कितने हैं? 2 + 6, सेकेंड शेल में कितने? 8 दिख रहा है आपको। थर्ड शेल को ध्यान से देखना, कितने? 2 + 6 + 10 कितने? थर्ड शेल में 18। और चौथे शेल में कितने? 1। 2 8 18 1, ये कॉपर का है। अभी उसने बोला Cu प्लस कर दो, मतलब ये आखिरी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, हुआ ना आउटर मोस्ट शेल में 18। अभी समझा? ऐसा है, थोड़ा घुमा के पूछा उसने, थोड़ा सा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आई होप ये समझ में आया होगा मैंने क्या किया बच्चों। हियर आई हैव रिटन द डिटेल्ड कॉन्फ़िगरेशन। ये जो मैंने लिखा आपके सामने, ये आपकी डिटेल कॉन्फ़िगरेशन है पूरी। पर हम लोग जब उसको शॉर्ट में लिखेंगे तो हमको ये जो कॉपर का Cu प्लस वाला फंडा, ये काफी क्लियर हो जाएगा। तो मैं ऐसे लिखता हूं यहां पे आपके लिए, इसका आंसर अगर मैं लिखना चाहूं तो आई विल नॉट राइट द एंटायर कॉन्फ़िगरेशन, आई विल राइट अ सिंपल फॉर्मेट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। आई विल से Cu is actually 2 8 18 1 एंड Cu प्लस बनाने के लिए दिस 1 गोज अवे, तो बचा कितना? 2 8 18, तो आंसर इज ए। क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर हो गई? बढ़िया। तो दैट इज व्हाई दे हैव यूज्ड द वर्ड आउटर मोस्ट। अब आपको और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि जब वो एक चला गया तो आउटर मोस्ट तो अब ये वाला बन गया ना, तीसरा वाला। ऐसा है। चलो और एक देखते हैं। ये 1989 में पूछा हुआ है, मतलब मैं भी पैदा नहीं हुआ था, आप लोग छोड़ो। तो नहीं, मैं पैदा हुआ था, जस्ट हुआ था। चलो देखिए, 4 एलिमेंट्स दिए हुए हैं। Which element does not belong to the same family as others? काफी आसान क्वेश्चन। अब आपको लगेगा कि यार ये थोड़ा सा ट्रिकी क्यों है, क्योंकि बच्चे क्या देखते हैं क्वेश्चन में? ये देखते हैं ज़ेनॉन, नियॉन, क्रिप्टॉन, आर्गॉन। सर हमको तो सब नोबल गैस दिख रहे हैं, लेकिन तुमको नोबल गैस के बारे में थोड़ी पूछा है बॉस, तुमको तो उसके आगे की कॉन्फ़िगरेशन देख के बताना है ना, है कि नहीं? हाँ, तो बहुत ही आसान है वैसे तो। अगर आप देखो, आपको क्या करना है, चारों को उनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से लिख देना है। चारों को आपको उनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से लिखना है। तो वो एक तरीका, और एक इसमें भी 2 तरीके बताऊंगा जो सिंपल लगे वो वाला करना। आर्गॉन इज 18 और ये 3D10 और 4s2, कौन सा नंबर है? ये नंबर 38। जिंक है, बात समझ में आ रही है? ये कौन सा ये बच्चों? जिंक है ये 30 जिंक है। क्रिप्टॉन वाज व्हाट? चेक करो, मैंने क्रिप्टॉन का आपको नंबर अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले। हाँ, क्रिप्टॉन वाज 36 था, तो 36 प्लस 12 कितना? ये 48 है। हाँ, ज़ेनॉन इज 54 प्लस ये कितना है? 2 56 और 10 66 और ये, तो ये हुआ 80, है ना। और नियॉन इज 10, तो ये 3s2 3p5, ये है 17, यानी कि ये है क्लोरीन। तो क्लोरीन तो हैलोजन फैमिली को बिलोंग करता है। और जिंक, बाय द वे, अच्छा जिनको ये नहीं पता उनके लिए बता दूं, दिस इज 30 जिंक, 48 इज कैडमियम, 80 इज मर्क्यूरी। ये सब आपके डी ब्लॉक में एक ही फैमिली में आते हैं, ठीक है। जबकि क्लोरीन जो है नंबर 17,
ये आपका हैलोजन फैमिली में आता है, तो ऑब्वियसली आंसर है ऑप्शन सी। ये एक तरीका है कि आप नंबर देख लो, आपको याद है अगर कौन सा एलिमेंट कौन सा है तो आपको आंसर आ जाएगा। बट व्हाट अबाउट दो स्टूडेंट्स जिनको ये नहीं पता कि सर ये कैडमियम होता है, ये मर्क्यूरी होता है, ऐसा भी हो सकता है कि आपको नहीं पता हो, तो कैसे आप जज करेंगे? तो आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे इस फॉर्मेट में, या आप ds फॉर्मेट तीनों का सेम है, सिर्फ इसका आप देखेंगे तो P और S का फॉर्मेट है या S और P का फॉर्मेट है, तो ऑब्वियसली ये अलग ही कॉन्फ़िगरेशन है, अलग ही फैमिली है। काफी सिंपल, समझ में आ रही बात? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये हमारा फंडा था किसका? ब्लॉक केमिस्ट्री के पूरे कॉन्फ़िगरेशंस लिखना, ये समझना कि कौन सा एलिमेंट कौन से ब्लॉक में जाएगा और क्यों जाएगा, और उनके कॉन्फ़िगरेशंस को किस तरह लिखा जाएगा, स्टेबिलिटी कैसी होगी, एक्सपेक्टेड ऑब्जर्व्ड कैसे होगा। इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आए वो भी हमने इसके काफ़ी सारे देखे, ठीक है। तो ये काफ़ी बेसिक चीज़ थी जो मैंने आपको आज सिखाई। आज के लिए यहाँ पे इसको ख़त्म करें।